गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। श्रुति यादव, वेरी वेरी गुड इवनिंग। संदीप कुमार, गुड इवनिंग। हमने कल की क्लास में बेरोजगारी को कंप्लीट कर लिया था। बेरोजगारी से रिलेटेड लगभग सारी चीजें मैंने आपको बताई। बेरोजगारी के डिफरेंट टाइप्स भी बताए और लगभग हर एक सवाल भी कराया जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आज की क्लास में हमें इससे आगे का डिस्कशन करना है। पवनेश, निशा, श्रवण, एवरीवन। लेकिन आज की क्लास में मैं एक टॉपिक की शुरुआत करूंगा जिस टॉपिक को होपफुली हम कल या परसों की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। आप लोगों ने सुना है, जाना है कि हमारे भारत में 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी और लगभग 2017 तक ये सिस्टम चलता रहा। 5 ईयर प्लान्स का 1951 से लेकर 2017 तक। लेकिन इसके बाद आप जानते हैं कि फिर जो सरकार थी उसने इस बात को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी हमारे जो प्लान है उनको रोक दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिलहाल हमारे देश में 5 ईयर प्लान नहीं बनाए जाते बल्कि उनकी जगह पर 15 ईयर्स प्लान बनाए जाते हैं। गरीबी और बेरोजगारी ये दोनों बातें हैं और ये दोनों को किस तरह रिड्यूस किया जाए। और कल बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी कल, क्योंकि एक क्लास मॉर्निंग में है, सुबह 7 बजे आप लोगों की एक क्लास और एक क्लास शाम को आपके जो ऑलरेडी टाइम है उस पर भी होगी। कल मैं आप लोगों को 2 क्लास इसलिए दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में दशहरा होगा, छुट्टियां रहेंगी उसकी, तो कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए, बाद में छुट्टी भी कर लीजिएगा। दोनों काम होंगे। 1 घंटे की लगभग सुबह और 1 घंटे की क्लास लगभग शाम को होगी। हम इस टॉपिक को लगभग फिनिश कर लेंगे इसमें। अब सवाल ये कि हमारे देश के डेवलपमेंट को बनाने के लिए, लाने के लिए हमने यहां पर क्या करना है सर? प्लान्स बनाने हैं, प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है। जब इन योजनाओं को बनाया जाता है, अब आप कहेंगे सर ये कंसेप्ट क्या है? देखो, 2 विचारधाराएं हैं दुनिया में। एक पूंजीवादी विचारधारा, मेरी बात को समझना। अगर हम पूंजीवादी की बात करें तो वहां क्या प्लान किए जाते हैं? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि पूंजीवादी में सरकार की कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, भूमिका नहीं होती। हम ये मानते हैं कि पूंजीवादी प्लान नहीं करते, समाजवादी प्लान करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों को मिलाने से एक तीसरी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, उसे मिश्रित कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? आप कहोगे सर मिश्रित में कुछ बातें पूंजीवाद वाली भी होंगी और कुछ बातें समाजवाद की भी होंगी। अब क्योंकि हमारा भारत मिश्रित है और हमारे भारत ने भी डिसाइड करा कि हम भी प्लान बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, हम भी प्लान बनाएंगे। समाजवादी विचारधारा, क्योंकि सोवियत संघ जिसे आपने कहा यूएसएसआर कहते हैं, यहां से इसका ओरिजिन, इसका जन्म हुआ। और यहां पर मैं लिखवाऊंगा अपने हिसाब से 1928 में यूएसएसआर बनने के बाद 1928 में पहली बार प्लानिंग हुई। लेकिन वहां जो प्लानिंग होती थी वो 10 वर्षीय 10 इयर्स की होती थी, क्योंकि अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया आजाद हुआ, तो इंडिया ने भी डिसाइड करा कि हम भी प्लान करेंगे। इंडिया ने इस कंसेप्ट को 1951 में शुरू किया, लेकिन हमने कहा 10 इयर्स का टाइम बहुत बड़ा है, हमारे यहां जो एक प्लान होगा वो 5 इयर्स का होगा। यानी कंसेप्ट तो हमने वहीं से सीखा, सोवियत संघ से, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया कि 10 ज्यादा हो रहे हैं तो हम 5 वर्ष करेंगे, और 1951 में हमने भी शुरुआत कर दी। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में, वो बनाया गया एक प्लानिंग कमीशन, पीसी। देखो, योजनाएं बनाई जाएंगी इस बात के लिए हमारे संविधान में लिखा गया। अब ध्यान रखना, योजनाएं बनाना संवैधानिक है। ये बच्चे ज्यादातर गलतियां कर देते हैं इसमें, क्योंकि उनको लगता है प्लानिंग असंवैधानिक है, लेकिन ध्यान से सुनो, प्लान बनाना संवैधानिक है। हमारा जो संविधान है उसमें 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है, और उसका शेड्यूल नंबर 7 है, 7वीं अनुसूची है जो, उसके अंदर 3 लिस्ट होती है। देखो, पहला है यूनियन लिस्ट, जिसमें यह कहा संविधान में कि वो चीजें जो केवल केंद्र सरकार करेगी वो यूनियन लिस्ट है, वो चीजें जो केवल राज्य सरकार करेगी वो स्टेट लिस्ट है, और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं, जिस चीजें दोनों के अधिकार में आती हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। बात ध्यान से सुनना। तो अब आपसे मैं कहूं कि हमारे देश में जो प्लान है वो कौन सी सरकार बना सकती है? आप कहोगे केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। प्लान बनाना संवैधानिक है। संविधान के शेड्यूल नंबर 7 के
कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में आता है। लेकिन इसको बनाने के लिए जो कमीशन बनेगा, इस प्लान को बनाने के लिए, उसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं। अब ये जो संस्था है प्लानिंग कमीशन, जो इस काम को करती है, इस संस्था के बारे में संविधान में नहीं दिया गया। हां, ये संविधान के बाहर है, ये संस्था गैर संवैधानिक है। तो ये दोनों में बड़ा अंतर है कि प्लानिंग अलग बात है और प्लानिंग कमीशन अलग बात है। प्लान बनाना संविधान में आता है, शेड्यूल में आता है, 7वें शेड्यूल की अनुसूची में आता है, लेकिन उसको बनाने वाला प्लानिंग कमीशन या इसको पास करने वाला एनडीसी, कोई भी प्लान बनता था तो उसको पास करा जाता था एनडीसी के द्वारा, या इन दोनों के जगह पर बनने वाला आज के समय का नीति आयोग, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी में इसका नाम बहुत पढ़ा हमने। ये संविधान में नहीं है, ना नीति आयोग है, ना एनडीसी है, ना प्लानिंग कमीशन, लेकिन प्लान बनाने के बारे में है। और प्लान क्यों बनाया जाए, उसके यूज क्यों है, क्या जरूरत है प्लान बनाने की, उसके बारे में मैं कुछ कहानी सुनाऊंगा आपको। पहले मुझे एक बार यस का कमेंट करिए कि बात समझ में आ गई सर, और बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे। चलिए दोस्त, तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। यानी हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। ये हमारा टॉपिक है। देखो, पहला पॉइंट याद रखना है आपको, बिल्कुल आराम से लिखिए। मैं कह रहा हूं ना, जल्दबाजी में नहीं करना है कुछ भी, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। क्या कहता है पहला पॉइंट, ध्यान रखेंगे ध्यान से। इकोनॉमिक प्लानिंग फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन यूएसएसआर इन 1928। आर्थिक नियोजन की शुरुआत, आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1928 में सोवियत संघ ने की। पहला पॉइंट याद रखना। बिल्कुल डाउट है तो आप मुझे बताना। दीपेश, जिस बात में डाउट है आप मुझे बताना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला कंसेप्ट यहां लिया गया। अच्छा, सवाल यह आता है कि इंडिया में यह कंसेप्ट जो अडॉप्ट किया गया है, इस बारे में क्या कहा गया। देखो, तो यूएसएसआर में अडॉप्ट तो किया गया, इंडिया ने भी वहीं से लिया है। इंडिया अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग concept from यूएसएसआर। बात आई इंडिया ने कहां से लिया, तो इसका आंसर भी यही बनेगा सर। प्लानिंग की शुरुआत वहां से हुई है। भारत ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा अवधारणा सोवियत संघ से ली है।
तो भारत ने इसको वहां से अडॉप्ट कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को भारत ने भी ले लिया। अच्छा, भारत ने इस कॉन्सेप्ट को लिया, लेकिन इसको रिकमेंड किसने करा? किसने कहा नहीं भारत को भी ऐसा करना चाहिए? इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग recommended by M विश्वेश्वरैया। इन 1934, याद रखें, भारत में आर्थिक नियोजन की सिफारिश (1934) में एम विश्वेश्वरैया ने की। इन्होंने कहा कि प्लान करना चाहिए। अच्छा, मेरी बात समझिए, बिल्कुल मैं प्रोवाइड करा दूंगा शुभम, बिल्कुल आराम से बात चलिए, बिल्कुल प्रिपरेशन करा देंगे आपकी, ठीक है। सीजीएल मेंस की बात करें ना आप, शायद, चलिए भाई, अगर आप वो भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर एक सवाल आता है कि अगर ये पूछे कि किताब आई है, जो किताब विश्वेश्वरैया की है, उस किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी ये बात कहां लिखी गई थी कि इंडिया को प्लान करना चाहिए, किताब आई थी, इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। तो उनकी किताब आई है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये किताब एक इंपॉर्टेंट है विश्वेश्वरैया की। और दूसरी बात, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर किसे कहते हैं, तो याद रखना, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो होंगे वो एम विश्वेश्वरैया होंगे। इस किताब के लेखक कौन होंगे? तो विश्वेश्वरैया। भारत में किसने सिफारिश की थी? तो भी एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। आई थिंक यहां तक कि कोई डाउट नहीं होगा किसी को, पूरी बात समझ में आ रही है सर। इन्हें इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। एक बार सभी लोग डन करें, बिल्कुल कोई बात नहीं शुभम, शुभी, वो हो जाएगा आपका काम, बिल्कुल मैं करा दूंगा। उसके लिए मैं अलग से क्लास वगैरह भी लेता हूं हमेशा, यानी जैसे एग्जाम आने वाला होगा नवंबर में मेंस का, सीएचएसएल का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तैयारी करो अपनी, इसकी भी और उसकी भी कर लो, तो मैं आपको अलग से क्लास भी दूंगा। 200-300 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी दूंगा आपको अलग से। चलिए, डन है भाई, यहां तक दो बहुत आराम से बात समझ में आ गई सर। अब 1934 में जब रिकमेंड करा, इसके बाद हुआ क्या समझना। 1938 में, 1938 में क्या हुआ सर? एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, मैंने आपको गरीबी में पढ़ाया था, आपको याद होगा कि एक 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, प्लान्स के लिए ही नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप, एक गठन किया गया, बनाई गई, और उसके चेयरमैन बनाए गए अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। यानी ये नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, इसके जो चेयरमैन बने, शिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इसके वो अध्यक्ष बने। लेकिन आप जानते हैं 1938 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था सर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ऑब्वियस है सारी चीजें पूरी दुनिया भर के अंदर रुक गई, थम गई,
और वो प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देखते हैं इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया उसमें। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास था, लेकिन हुआ क्या कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहां पर कई बार हमें मिलता है कि इसके अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस थे। अब कहेंगे सर हमें कई बार किताबों में मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, तो जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस में क्या ठीक है? देखो, दो बातें हैं। उस समय देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी काम करती होगी, आप बताओ मुझे? कांग्रेस रही होगी, और कांग्रेस ही लीड करती थी, और उसने ही प्लानिंग कमीशन बनाया था। ये जो कमीशन बना, काउंसिल बनी थी, इसके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष 1938 में जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। कोई गलती ना हो जाए आपसे, कहीं आप कुछ पढ़े और आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि सर ने कुछ गलत बता दिया, तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई कि उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे, उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब इस संगठन को बनाया गया 38 में, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये गलतियां ना हो। अब बात क्लियर रहेगी ना पूरी तरह से? चलिए, अब इसके बाद जब सब कुछ रुक गया, थम गया एक तरह से, तो फिर इसके बाद दोबारा से शुरुआत हुई 1943 में। 1943-44 में कुछ लोगों ने कहा कि इसका नाम हम बॉम्बे प्लान रखेंगे। कुछ लोगों ने क्या कहा, इसका नाम क्या रखेंगे? बॉम्बे प्लान रखेंगे। अब ये जो जिन्होंने कहा ना इसका नाम बॉम्बे प्लान, एक्चुअली क्या था, आपने कई बार ये सुना होगा, देखा भी होगा कि कोई शहर के नाम पर कोई चीज बन जाती है तो उस शहर के नाम से फेमस होती है। आप कहेंगे सर इसे बॉम्बे क्यों कह रहे हैं? मुंबई में रहने वाले 8 बड़े बड़े उद्योगपति, क्योंकि ज्यादातर उद्योगपति कहां रहते हैं? मुंबई में। जो उस समय के 8 उद्योगपति थे, उन 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान की रूपरेखा बनाई और उन्होंने कहा कि भाई प्लान ऐसा होना चाहिए। तो जैसे मैं कहता हूं रामसर साइट होती है, अब कोई कहे जी रामसर तो एक शहर है ईरान का, फिर वो रामसर साइट का क्या अर्थ बना फिर? तो मैं आपसे कहूंगा रामसर साइट जो होती है वो बेसिक तौर पर इसीलिए बनी होती है ना भाई कि क्योंकि वो रामसर नाम की जगह पर बनी थी। वेटलैंड होते हैं वैसे तो वो, लेकिन क्योंकि रामसर के नाम पर ही फेमस हो गए। इसी तरह मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर ये डिसाइड करा, एक प्लान बनाया डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो बॉम्बे नाम से फेमस हो गया। तो इसे हिंदी या इंग्लिश में कुछ अलग से नहीं कहोगे आप, बस 8 उद्योगपति कहां के थे? मुंबई के थे। फिर 1944 में ही एक व्यक्ति ने कहा नहीं, इसका नाम हम गांधीयन प्लान रखेंगे। क्या रखेंगे? गांधीयन प्लान। एक्चुअली गांधी जी से इंस्पायर्ड हो गए। अब जिन्होंने ये बात कही कि इसका नाम गांधीयन प्लान होना चाहिए वो थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। बस ये याद रखना है कि श्रीमन नारायण अग्रवाल कह रहे हैं कि इसका नाम गांधीयन प्लान होना चाहिए। मतलब उन्होंने इस बात को एडवोकेट किया, उस बात को कहा, उन्होंने इस बात की सिफारिश की। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। उन्होंने ये सारी बातों की सिफारिश की कि इसका नाम जो है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि गांधीयन प्लान रखो। 1945 में एक व्यक्ति कह रहे नहीं, इसका नाम पीपल्स प्लान रखो। अगर आप इसे हिंदी में भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी यही लिखना है, तब आपको पीपल्स ही लिखना है, इसका हिंदी वर्जन नहीं करना कुछ। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, वो कहते हैं नहीं जी इसका नाम तो रखना पड़ेगा पीपल्स प्लान। और एक और व्यक्ति है, लास्ट बता रहा हूं, ये सीक्वेंस करने को भी आता है एग्जाम में। 1950 में एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, वो कह रहे हैं नहीं इसका नाम होगा सर्वोदया प्लान। वो कह रहे हैं इसका नाम सर्वोदया प्लान होगा। और ये बात कौन कह रहे हैं? वो है जयप्रकाश नारायण।
तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार के साथ की शुरुआत की। किसी ने कहा इसे पीपल्स प्लान कहो, किसी ने कहा इसे सर्वोदया प्लान कहो, इसे गांधीयन प्लान कहो, बॉम्बे प्लान का नाम दिया। अब जब भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने टाइम पर इसको रिकमेंड कर दिया फाइनली, लेकिन जब आजादी मिली भारत को उससे पहले हमने एक्चुअल में 1946 में एक केसी नियोगी सलाहकारी समिति बनाई। ये ध्यान से समझना। तो जो हमने आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया, उसे बनाने के लिए 1946 में केसी नियोगी सलाहकारी समिति ने योजना आयोग बनाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि एक योजना आयोग बनाइए और फिर उसके बाद प्लान कीजिए। तो फाइनली तौर पर आपने कहा इतने सारे लोगों ने अपने अपने राय दी हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग बताया है, और फाइनली हमने कहा ठीक है, इस कमेटी की बात मान ली हमने और बना दिया। और एक बात याद रखना, मैंने ये भी बताया आपको, संविधान में प्लानिंग जो है हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल, एक्चुअल में आर्थिक और सामाजिक प्लानिंग कहते हैं इसे, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इसका पूरा नाम है। और मैंने आपको बताया ये इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है कौन सी लिस्ट में है बताओ? कॉनकरेंट लिस्ट। कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची। अच्छा, ये याद रखना, समवर्ती क्या होती है? समवर्ती सूची क्या होती है? तब कहोगे सर समवर्ती सूची जो होती है ना, उसमें केंद्र और राज्य है। समवर्ती सूची जो होती है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों काम करते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकारें इस पे काम कर सकती है। बात कहीं से भी डाउट हो, जितनी बात मैंने आपको समझाई बताई है कि किसने क्या रिकमेंड किया था, किसने कहा इसका नाम बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदया प्लान, इस तरीके के नाम दिए गए इसे, वो इसीलिए दिए गए भाई अलग अलग लोगों के विचार थे। पर फाइनली क्या हुआ, हमारे यहां कमीशन बन गया, प्लानिंग कमीशन, उसने प्लान बनाए, उन्हें हमने पंचवर्षीय योजना कहा, कोई स्पेसिफिक नाम उसका नहीं माना गया। एक बार इसे लिखें और डन का कमेंट करें। लिखने के बाद, डन करने के बाद कमेंट करें भाई।
देखो, पहले तो नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया दीपेश 1938 में, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया, वो नहीं बना, नहीं शुरू हो पाया, वो चल नहीं पाया। अगर वो चलता रहता तो प्लानिंग हमारे यहां शायद आजादी से पहले शुरू हो जाती, लेकिन वो चल नहीं पाया, उसके बाद प्लानिंग की बात ही नहीं हुई। वो नेशनल प्लानिंग कमीशन बना और वो खत्म हो गया, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। बस बना था, ये याद रखिएगा, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, तो ये याद रखना। बाद में आजादी मिलने के बाद फिर योजना आयोग बना है 1950 में, अभी आगे बताऊंगा। उसने प्रॉपरली प्लान बनाया, नेशनल प्लानिंग कमीशन बना पर वो काम नहीं कर पाया। जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग बना उसी ने काम किया। अब आगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये प्लानिंग कमीशन जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात देखते हैं भाई। देखिए भाई, अब आप कहेंगे सर प्लानिंग कमीशन पे आते हैं, मैं आपको जो समझाऊं बिल्कुल आराम से समझ समझ के लिखना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। प्लानिंग कमीशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, योजना आयोग। देखो भाई, ये जो योजना आयोग है, ये क्या कह रहा है? अब जैसे कहेगा कि इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुई है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। फॉर्म्ड यानी स्थापना कब हुई है। दूसरी बात, ये किस प्रकार की बॉडी है, यानी किस प्रकार की संस्था है, निकाय है। तीसरी बात, इसका हेड ऑफिस कहां है, यानी मुख्यालय कहां है। चौथी बात, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो किसी पद का व्यक्ति होगा। पदेन अध्यक्ष कौन होगा। इसका डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा। वैसे टोटल मिलाकर 23 लोग इसके डिप्टी चेयरमैन बने, उपाध्यक्ष बने, बट उसमें फर्स्ट कौन था और लास्ट कौन था। लास्ट मतलब 23rd। पहला कौन सा था और आखिरी कौन सा था, यह सवाल याद रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद इसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होगा, यानी कौन सी पोस्ट का व्यक्ति इसका सेक्रेटरी बनेगा, जिसे आप हिंदी में कहोगे पदेन सचिव कौन होगा। इसका पदेन सचिव कौन होगा। इसके मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो कितनी चाहिए। सदस्यों की योग्यता कितनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए सदस्यों की। इसके अलावा ये काम करेगा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, कौन से मंत्रालय में आता है, इसका काम क्या होगा, और ये किस तरह का प्लान बनाएगा और इसको समाप्त कब किया गया, इसे समाप्त कब किया गया। देखो कुछ सवाल हैं ये मेरे, अब इनमें से ही सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में। जैसे प्लानिंग कमीशन ये बना था 15 मार्च 1950 को, बहुत ध्यान से सुनना। और इसे बनाया था उस समय के प्राइम प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम ने,
जो कि जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे। अगर नाम पूछ ले तो इतना तो आइडिया होगा ना आपको कि उस समय कौन पीएम रहा होगा। अब क्योंकि जब कोई पीएम बनाता है तो उसे हम नॉन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। जो भी संस्था हमारे संविधान से बाहर होती है उसे हम गैर संवैधानिक कहते हैं। या अतिरिक्त संवैधानिक कहते हैं। हेड ऑफिस इसका दिल्ली में बनाया गया और कहा गया इस कमीशन का अध्यक्ष वही होगा जो देश का पीएम होगा। जो भी पीएम होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। फिक्स किया गया इस बात को, पीएम ही अध्यक्ष होगा। 3 डिप्टी बनाए गए, 23 डिप्टी बनाए गए, माफ कीजिएगा। पहला डिप्टी बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को। सबसे पहली बार जब डिप्टी बनाए गए वो गुलजारी लाल नंदा थे। आखिरी बार जब डिप्टी बनाए गए वो मोंटेक सिंह आलूवालिया थे। ठीक। सचिव ये कहा गया जो भी एनडीसी में सेक्रेटरी होगा। अभी आपको नहीं पता एनडीसी क्या होता है, अब थोड़ा सा वेट कर ले, लेकिन मैं आपको भी समझाऊंगा। जो भी एनडीसी में सेक्रेटरी होगा वही प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी भी होगा जो एनडीसी में होगा। अभी एनडीसी क्या है बताना। इसके लिए कितनी मेंबर चाहिए इसको डिफाइन नहीं किया गया, कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि इस मेंबर बनने के लिए कितनी योग्यता भी चाहिए होगी, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं था। ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। देखो ये मंत्रालय तो आज भी है, मंत्रालय कहीं नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में काम करता है। याद रखना, योजना मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर पूछे किस मंत्रालय में आता है, क्या कहोगे? योजना मंत्रालय में। अब इसमें कौन आता है? नीति आयोग। मंत्रालय होगा, योजना आयोग नहीं होगा। योजना मंत्रालय के अधीन कार्यरत होगा। हाँ सॉरी भाई, एक अर्जेंट कॉल थी। ठीक है, वॉइस आ रही है? एक बार यस कह दो जल्दी से, चलो एक बार यस कह दो। तो फंक्शन क्या है देखो इसका, इसका काम है टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान्स। इसका काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ये इसका काम है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन ये जो प्लान बनता है ना,
प्लान विद, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, प्लान करना है विद टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी वेट करना है इसे, टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ। यही डिफरेंस आपको आगे समझ में आएगा तब। अच्छा, ये समाप्त कब हो गया, कौन से वर्ष में, 2014 में, क्योंकि 2015 में क्या बन गया, नीति आयोग। ये कुछ जानकारी आपको प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। इसे एक बार डन कर दीजिए भाई, बाकी मैं आपको आगे सिखाता हूं इससे रिलेटेड और बातें। पैरेलल बनाता है, पैरेलल नहीं बनाता, वो बॉटम टू टॉप बनाता है। ये डिफरेंस मैं आपको सिखाऊंगा अक्षित, यही तो काम की बात है जो छोटे एग्जाम्स में आपको नहीं सीखने को मिलती, बड़े एग्जाम में सीखने को मिलती है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप क्या होता है। ये डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी। अच्छा, अब इसी में क्या हुआ, देखो हमने क्या करा सर, एक और बनाया जिसे कहते हैं एनडीसी। अब एनडीसी क्या बनाया गया, देखो मैंने क्या कहा था, एक संस्था बनी प्लान बनाने के लिए और एक संस्था बनी प्लान को पास करने के लिए। एक संस्था क्या बनी, प्लान बनाने के लिए, एक संस्था क्या बनी, प्लान को पास करने के लिए। अच्छा, जो पास करने के लिए बनाया गया, सोचिए जरा उसमें क्या होगा, क्योंकि सर प्लान पास करना है तो पास करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी होने चाहिए, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं देश के। वैसे मंत्री आपको याद रखना है सर, तीन तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर यानी स्टेट मंत्री, और एक हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। लेकिन इसमें सिर्फ शामिल किए जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर। जो हमारे डिफरेंट स्टेट हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी शामिल किया जाएगा सर, तभी तो फायदा होगा। तो बेसिक तौर पर हुआ क्या, हमने एक एनडीसी को बनाया, ध्यान से सुनना बात मेरी। अब एनडीसी क्या करता है, ध्यान से देखो, तो एनडीसी बनाया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 6 अगस्त 1952 को पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बनाया। ध्यान से देखना, यह भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी हिंदी में कहूं तो गैर संवैधानिक है। कैसी है, गैर संवैधानिक है, ठीक है। इसका चेयरमैन होगा वो भी पीएम होंगे। इसका सेक्रेटरी कौन होगा, याद आ गया आपको सर, एनडीसी वाला सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का और प्लानिंग कमीशन वाला सेक्रेटरी एनडीसी का हो जाएगा, दोनों के होगा। इसका काम जो है वो प्लान को योजनाएं मंजूरी देना है, पास करना है। इसमें पीएम भी होंगे, हमारे कैबिनेट मंत्री भी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, राज्यों के अंदर यूटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, और हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर। ये मिलकर प्लान पास करेंगे, और जब वो प्लान पास करने वाली संस्था एनडीसी है, उसी को हम स्मॉल पार्लियामेंट भी कह देते हैं। यानी मेंबर जो बनेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहां मुख्यमंत्री नहीं होते, आप देखो हमारे देश में 28 राज्य है, सबका मुख्यमंत्री होगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 3 जगह मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। 5 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो जहां मुख्यमंत्री नहीं होगा वहां का उपराज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, जहां मुख्यमंत्री होगा वहां का मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये मिलकर प्लान पास करेंगे, प्लान बनेगा प्लानिंग कमीशन द्वारा, पास होगा एनडीसी द्वारा। बात समझना, इसे एक बार नोट करना।
इसीलिए इसको कहते हैं हम चलिए भाई एक बार डन कर दें जल्दी से। इसका काम क्या है, देखो ये अप्रूवल देने का काम था। चलिए भाई अब हुआ क्या देखो ध्यान से। अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम बदल गया, थोड़ा सा चीजें बदल गई, और जब चीजें बदली तो आप जानते हैं कि नीति आयोग बना। फिर जल्दी से डन करिए, फिर मैं इसके आगे की बात बताता हूं आपको। चलिए भाई डन हो चुका है बिल्कुल। सेक्रेटरी कोई पर्सनैलिटी होगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पीएम या सीएम या कोई प्रेसिडेंट होगा, बल्कि कोई भी पर्सन इसका सेक्रेटरी अपॉइंट होगा। तो जहां पर कोई पहले से फिक्स ना हो उसके लिए हम एक्स ऑफिशियो वर्ड नहीं लगाते। जैसे पीएम का होना फिक्स है, वहां एक्स ऑफिशियो लगेगा। ये बात फिक्स है कि इसका सेक्रेटरी एनडीसी का सेक्रेटरी ही होगा, बट उस पर्सनैलिटी का नाम क्या होगा ये फिक्स नहीं है, वो अलग अलग होंगे।
अब हमने क्या करा, देखो 2015 में जब बीजेपी की सरकार आई, 2014 में यानी सरकार आई, तो लगभग आने के बाद ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नीति आयोग जो है वो ओल्ड डेटेड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है एक्चुअली, और इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब ये मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करा, एक नीति आयोग नाम का संगठन बनाया। ये जो नीति आयोग नाम का संगठन बना है, याद रखना, इस संगठन के अंदर हुआ क्या कि कुछ चीजें तो हमने सेम ले ली है और कुछ चीजों को थोड़ा सा अपडेट चेंज कर दिया है। अब हमें एनडीसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी सर? क्योंकि एनडीसी के अंदर सीएम होते हैं, वो हमने नीति आयोग में इंक्लूड कर लिए। एनडीसी में मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमने नीति आयोग में इंक्लूड कर लिए। अब एनडीसी के अंदर जो चीजें होती थी वो भी नीति आयोग में है, जो प्लानिंग कमीशन में होती थी वो भी नीति आयोग में है। अब बेसिक तौर पर नीति आयोग एक अपडेटेड और मॉडिफाइड वर्जन है, जिसने रिप्लेस करा है प्लानिंग कमीशन को भी और साथ में एनडीसी को भी। बात समझना। अब सवाल यही है हमारा कि बेसिक तौर पर नीति आयोग जो है, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एनटीपीसी बिल्कुल कवर हो रहा है, क्या दिक्कत है भाई? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब इसे बनाया है 1 जनवरी 2015 को, और उस समय पीएम कौन रहे? पीएम ने बनाया नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री रहे। यह भी कैसा होगा सर? यह भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे गैर संवैधानिक कहा जाता है हिंदी में। यह गैर संवैधानिक संस्था होगी। ऑब्वियस है दिल्ली में ही होगी। जो चेयरमैन है वो पीएम होंगे हमारे, क्योंकि यहां बात फिक्स कर दी गई, देश का पीएम ही इसका अध्यक्ष होगा, और एक डिप्टी चेयरमैन होंगे। देखो आज तक टोटल 3 लोग इसके डिप्टी बने हैं, यानी अगर हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट वाले की, तो वो तीसरे नंबर के हैं। बहुत ज्यादा नहीं बने हैं, सिर्फ 3 ही बने हैं आज तक। तो पहले अरविंद पनगड़िया बने थे, फिर उसके बाद राजीव कुमार बने थे, वैसे मैं आपको नाम दूं अगर, और तीसरे सुमन बैरी। यहां पर एक सीईओ की पोस्ट भी बनी, आज तक 4 लोग इसके सीईओ बने। सबसे पहले सिंधु श्री खुल्लर बने थे सीईओ। वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो इसके सीईओ हैं। 4 मंत्री इसके अंदर। अब देखो सारे कैबिनेट मंत्री नहीं बोले गए अब की बार, जैसे देश का गृह मंत्री जो कौन है इस समय? अमित शाह हैं, आप जानते हो। जो देश का वित्त मंत्री होगा जो इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन है वो। जो देश के रक्षा मंत्री है इस समय राजनाथ सिंह वो। और जो देश के कृषि मंत्री हैं यानी शिवराज सिंह चौहान। अब जो मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, याद रखना। तो वर्तमान में जो 4 कैबिनेट मंत्री होंगे, सिर्फ वो 4 ही। इसके अलावा मंत्रालय तो बहुत है देश में, पर सारे मंत्री, ना स्टेट मिनिस्टर, ना कैबिनेट मिनिस्टर, ना इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, कोई शामिल नहीं होगा इसमें। सिर्फ इन 4 को ही इसका मेंबर माना गया है, फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा बात समझना अभी ध्यान से। एक लास्ट बात और फिर प्रैक्टिस करके कुछ क्लास पूरी करेंगे। इसके अंदर 4 फुल टाइम मेंबर भी बनाए गए। 4 फुल टाइम का मतलब है 4 ऐसी पर्सनालिटी। देखो नीति आयोग का जो चेयरमैन है, जो डिप्टी चेयरमैन है, सीईओ है और मिनिस्टर हैं, ये सरकार के साथ चेंज होते हैं। मान लीजिए तो अभी फॉर एग्जांपल 2024 में अगर बीजेपी सरकार ना जीतती तो होता क्या कि जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन बदल जाते, जो नया पीएम बनता वो चेयरमैन होता, अगर ऐसा होता, या 2029 में हो या कभी भी फ्यूचर में कहीं भी हो ऐसा। फिर इसके मंत्री भी बदल जाते, फिर इसके डिप्टी भी चेंज किए जाते, सीईओ भी चेंज किए जाते। लेकिन 4 ऐसे लोग होते जो नहीं बदले जा सकते जब तक अपने 5 साल पूरे ना करें, कि वो किसी पार्टी से रिलेट नहीं करते। या फुल टाइम का मतलब उनके जीवन के समाप्त होने तक नहीं है, फुल टाइम मतलब 5 साल का है। अगर उनके 5 साल पूरे हो गए तो ही हटेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट रटने से नहीं बनते इकोनॉमिक्स के अंदर, याद रखना। तो आपने कहा अभी कौन 4 मंत्री हैं? वीके सारस्वत हैं जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं हमारे विनोद पॉल हैं जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, रमेश चंद हैं जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, अरविंद विरमाणी हैं जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। अब ये जो 4 लोग हैं वर्तमान में, एक है जिनके पास रक्षा के बारे में अच्छी नॉलेज है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, एक है हमारे जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, और एक हमारे आर्थिक विशेषज्ञ इकोनॉमिक्स मामलों के अध्यक्ष हैं।
अब ये जो चार पर्सनैलिटी है, क्योंकि मंत्री तो अनपढ़ भी हो सकता है ना देश का भाई, थोड़ा सा। अब देखो ना, क्योंकि पूरे दिन है और फुल डे आपको पता है कि कोई ना कोई क्लास आपकी चलती है, तो इस वजह से भाई अभी थोड़ा सा वेट कर लो। तो आपने कहा जी आर्थिक विशेषज्ञ होंगे, इसके अलावा सारे मुख्यमंत्री और एडमिनिस्ट्रेटर यूटी है, केंद्र शासित है, तो वो मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में ही काम करेगा, योजना मंत्रालय में ही काम करेगा। और सदस्यों के बारे में आप याद रखना कि इसमें यह बताया गया कि सदस्यों की नॉलेज को लेकर कोई सवाल नहीं है। चलिए मैं भी देखता हूं। अच्छा, इसके योग्यताओं के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है मेंबर्स के। ये 15 वर्षीय प्लान बनाएगा। इसका काम है ये सारी चीजें करना, संघवाद को बढ़ावा देना, योजनाओं को मॉनिटर करना। चलिए भाई, इसकी जो अप्रोच रहती है ना, वो बॉटम टू टॉप रहती है। एक बार इसे डन करना भाई, एक बार इसे डन करना। मैं पिछला वाला लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रागनी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी 1-2 दिन, दशहरे बाद देखते हैं भाई इसे। और देखो, अभी ना थोड़ा सा मुझे बिजी हूं, थोड़ा 5 मिनट के लिए, बट मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आपके जितने भी डाउट, जो भी क्वेरीज है, मैं आपको कल सारी सॉल्व करूंगा। कल सुबह 7 बजे मिल रहे हैं हम लोग। कितने बजे? कल सुबह 7 बजे। और फिर कल शाम को भी मिलेंगे एक बार इसी टाइम पर। तो कल दोनों करेंगे भाई। आज मैं भी यहीं रोक रहा हूं क्लास को, ठीक है, कुछ रीजन है, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए। कल हम इसको रिवाइज भी करेंगे, क्वेश्चन भी कराऊंगा, एंड देन आगे बढ़ेंगे, प्लान्स करेंगे। फिर कल मिलते हैं भाई सुबह 7 बजे।